नमस्कार मित्रों, और पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंस्टा गुरुजी में। आज देखना हम हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला टॉपिक चल रहा है, यूनिट चल रही है, उसके अंदर हम लोग आज देखने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। यानी आज विद्युत विभव तो हम देखेंगे, लेकिन किसके कारण देखने जा रहे हैं? एक विद्युत द्विध्रुव यानी डाइपोल के कारण हम लोग देखने जा रहे हैं। डाइपोल की बात हमने देखो पहले भी की थी, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया था पिछले चैप्टर के अंदर। और इस चैप्टर के अंदर चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पूरा विस्तार से पढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अगर अब हमारे पास कोई डाइपोल हो तो उस डाइपोल के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना होगा, किस प्रकार का होगा। तो आज की अपनी जो वीडियो इसके अंदर मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका जो फॉर्मूला है, वो जो टर्म है, उसको अपन फाइंड आउट करते हैं, उसको डिराइव कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूंकि इसने बात ही करी है डाइपोल से, तो क्यों ना मैं डाइपोल बना लूं फटाफट। देखना मेरे पास यहां पे कोई एक पॉइंट है जिसका नाम है ए, एक पॉइंट यहां पर है जिसका नाम है बी। ठीक है, अब चूंकि देखो ये डाइपोल है, आप सभी को पता है डाइपोल के पास कैसे होंगे, दो चार्जेस होंगे, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, बट जो उनकी नेचर है वो डिफरेंट होगी, अपोजिट होगी। यानी अगर पॉइंट ए पर मैं माइनस क्यू चार्ज लेता हूं तो पॉइंट बी पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, प्लस क्यू। यानी परिमाण में दोनों आवेश बिल्कुल से समान है, परंतु प्रकृति में विपरीत है। एक अगर ऋण आवेश है तो दूसरा क्या होगा, धन आवेश होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखना जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा होती है, सीधी रेखा, इसको अपन बोलते हैं द्विध्रुव की अक्ष। और आप सभी जानते हो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से, डाइपोल की जो डेफिनेशन है उससे, कि जो दोनों चार्जेस हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस होते हैं बहुत ही कम होती है, जिसको हम लोग 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये मैं इसका मिड पॉइंट मान लेता हूं और 2a जो है इसकी टोटल डिस्टेंस है ए और बी के बीच की, डाइपोल की परिभाषा मैंने आपको डिटेल से देखो बता रखी है। तो अगर ये पूरी 2a है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहां पे ये a और ये वाली a, यानी a प्लस a दोनों टोटल 2a हो जाएंगे। अब देखना वो जो पॉइंट जिस पर हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये फाइंड आउट करना है, ये हमने मान लिया कि जो आपका डाइपोल है इसके इस मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर है, यानी r दूरी पर कोई बिंदु है यहाँ पे P, जिसके ऊपर हमें करना क्या है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखना ये जो डिस्टेंस चूंकि मैंने अभी भी आपको बता दिया r है, अब अपन किस प्रकार से देखो फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में करते हैं थोड़ी सी चर्चा। जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट पर आप ले लो, किसके कारण होगा, चार्जेस के कारण, यानी आवेशों के कारण। अब जब ये आवेशों के कारण होगा तो आवेशों को मिलाने वाले सीधी रेखा के अनुदिश तो होता है। तो सबसे पहले हमारा देखना काम क्या होगा, आप स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने डायग्राम को पूरी तरह से समझ लिया ना तो फिर डेरिवेशन में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपके। लेकिन अगर डायग्राम में आपने नहीं समझा डिटेल से तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। तो इसलिए बड़ा ध्यान से, बड़ा मन लगा के इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ताकि ये जो टॉपिक है पूरी ढंग से एकदम क्लियर हो जाए। और ये मैं दावा करता हूँ, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो और फॉलो करते हो जैसे जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप इस डेरिवेशन को हमेशा हमेशा के लिए एक तरह से दिमाग के अंदर सेव कर लोगे। लेकिन ये डेरिवेशन एक ऐसा डेरिवेशन है, अगर आपने इसको ध्यान से नहीं समझा तो फिर आपसे एग्जाम में कभी सही होगा ही नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा जटिल है कहने को है, लेकिन अभी आप लोग देखना, बताना मुझे कि क्या ये हार्ड है क्या। देखते हैं, इस पॉइंट से मुझे इसको मिलाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया कि जो अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे तो वो आवेश के कारण होगा, चार्ज के कारण होगा। तो इस चार्ज के कारण है तो मुझे इस चार्ज को उससे मिलाना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी जो लाइन है टेढ़ी जा रही है, इसको मैं सीधी बना देता हूँ फटाफट। ये लो, सीधी पहुंच गई। ऐसे इस वाले चार्ज के कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो मैंने इस वाली लाइन को भी इससे देखो मिला दिया। अब देखना, हमने कहा कि ये जो आपका माइनस क्यू चार्ज है, इससे इस पॉइंट P की डिस्टेंस जो है वो मान ली R1 है, और इस पॉइंट B से जो इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है ये हमने मान ली कितनी है, R2। इसमें भी किसी को कोई समस्या नहीं है, तो वो समस्या नाम की चीज आनी नहीं चाहिए, है ना, बहुत आसान है। अब हमें चूंकि इस पॉइंट P के ऊपर जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको देखना है, तो देखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होगा, इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा प्लस इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, दोनों के टोटल के इक्वल, जो दोनों का हम सम करेंगे, दोनों का जो योग करेंगे उसके बराबर होगा। अब चूंकि यहाँ पे तीसरा कोई चार्ज है ही नहीं, तो बात है मैं इन दो की करनी है। तो मैं क्या कहूंगा, बिंदु P पर जो आपको पॉइंट P है उसके ऊपर जो टोटल आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा। अगर मैं टोटल को V से लिखता हूं तो ये बराबर होगा VA, यानी पॉइंट A पर जो चार्ज है इसके कारण उस पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो प्लस VB, यानी इस पॉइंट B पर स्थित जो प्लस क्यू चार्ज है इसके कारण इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो, ठीक है, दोनों के टोटल के इक्वल होगा। अब आप सभी जानते हो जो V होता है उसका फॉर्मूला तो KQ/R, क्योंकि हमने पीछे वाली वीडियोस के अंदर डिराइव उसको किया है। अब चूंकि आप सभी को पता है कि V बराबर होता है KQ/R, तो क्यों ना वो यहां पर हम लोग अप्लाई कर दें।
देखो फटाफट अप्लाई करते हैं, v इक्वल्स टू के, q देखना है यहाँ पे कौन सा है, माइनस क्यू। पॉइंट ए की हम लोग बात कर रहे हैं, बिंदु ए पर जो चार्ज है वो आपका कैसा है, माइनस का क्यू है, तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस क्यू बट्टा आर, क्योंकि अपना फॉर्मूला होता है के क्यू बट्टा आर, या आर यहाँ पर कौन सा देखना, R1 है, ठीक है। प्लस प्लस का सिंबल था, मैंने लगा दिया। वीबी की बात करते हैं तो वही फॉर्मूला के क्यू बट्टा आर, यहाँ पर देखो प्लस का क्यू है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैंने सीधा लिख दिया के क्यू बट्टा आर, लेकिन आर कैसा, R2, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे होनी नहीं चाहिए वैसे तो। v इक्वल्स टू देखना, k दोनों के अंदर कॉमन है, मैंने k को निकाल लिया कॉमन, q भी दोनों के अंदर कॉमन है तो मैंने निकाल लिया कॉमन। अब देखना अंदर क्या बचा, ये तो माइनस का 1 बट्टा R1, ये माइनस 1 बट्टा R1 प्लस का 1 बट्टा R2 यहाँ पे बचा। अगर यहाँ पे देखना मैं एलसीएम लेता हूँ, देखो आप प्लस वाली को पहले लिख सकते हो, माइनस वाली को बाद में लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब आप लोग बड़े हो चुके हो, क्लास 12 की बात आ गई है, ठीक है। फिर चाहे बायोलॉजी से हो, फिर चाहे मैथ्स से हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। देखो के क्यू तो बाहर पड़ा है, अंदर देखना मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया है, तो देखना एलसीएम लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ हमेशा कि जो भी आपके बट्टा में दोनों संख्या होती है उनको आपस में गुणा कर देता हूँ। तो R1 को देखना R1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, R1 इंटू R2 आ गया। इस देखना मैं प्लस वाली को पहले लिखूंगा इसलिए प्लस वाली का दे रहा हूँ, R2 का आपने भाग दिया तो R2 तो कटिए, R1 बचा तो ऊपर क्या आएगा R1, फिर मैं माइनस वाली को बाद में लिख रहा हूँ इसलिए माइनस का निशान मैं लगा दूँ पहले ही, फिर R1 का मैंने भाग दिया तो R2 बचेगा, R2 को आप 1 से गुणा करोगे तो R2 आ जाएगा। इसमें देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है, और इस डेरिवेशन के अंदर देखो मेजरली मैथमेटिक्स ही है, लेकिन इतनी आसान है जो बायोलॉजी वाले बिल्कुल ना घबराएं भाई, फिर से बता रहा हूँ बहुत आसान है, आप बस इसको देखते जाओ। अब देखना v का मान आपके पास क्या आ गया, के क्यू इंटू R1 माइनस R2 बट्टा R1 इंटू R2। अब ये R1 R2 लाएंगे कहाँ से भाई, ये R1 R2 तो क्या चीज है, हमने जो डिस्टेंस मानी है पॉइंट P की A से और पॉइंट P की B से, वो है भाई, ये तो हमने मानी है, अगले ने तो हमें बताई नहीं, तो जब तक अगला हमें बताएगा नहीं, जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ेंगे कहाँ से, इसलिए हमें R1 और R2 जो है दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखना इसको मैं समीकरण नंबर 1 देके यहाँ पे छोड़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ तक एक बार हमने छोड़ दिया, आगे एक बार करते हैं। देखो भाई गर्मी कितनी खतरनाक है, अभी सुबह सुबह का टाइम है। अब R1 और R2 का मान जो है वो निकालने के लिए, R1 R2 की जो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे देखो क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल से वो मैथमेटिक्स मुझे यहाँ पे अप्लाई करने है जो अब 9th एंड 10th क्लास में पढ़ कर आए हो। अब अगर आप वो चीज़ भूल चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से उसको देखना। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, आपका ये जो आपकी रेखा है ना ओपी रेखा, इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो मैंने इस ओपी को थोड़ा सा नीचे की तरफ देखो इंक्रीज किया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आपका ए है, इससे मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर यानी एक लंब डाला, तो यहां से देखना मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, ये देखना लंब हो गया, 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक ऐसे ही इस पॉइंट बी से भी मैं इस ओपी के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, ये देखना ये भी क्या हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर हो चुका। एक चीज अपन मैंने आपको शुरुआत में बताई नहीं थी, भूल गया था, ये जो आपका द्विध्रुव है ना, इसकी अक्ष से ये जो बिंदु पी है ये थीटा कोण बना रहा है भाई। ये जो आपका पॉइंट पी है ना, ये आर थीटा पर, आर तो देखो इसकी है डिस्टेंस और थीटा ये कोण बना रहा है, यानी ये वाला जो कोण है ना झुकाव इसका, इस द्विध्रुव के साथ में इस पॉइंट बी की जो रेखा है ना, पॉइंट पी को मिलाने वाली जो रेखा है, इसका झुकाव हमने मान लिया थीटा है। अब देखना अगर ये कोण थीटा है तो ये शीर्षाभिमुख कोण होने का नहीं खुद भी क्या हो गया, थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सभी जानते हो भाई थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा हम मानते हैं लंब। आप जब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 चीजें पढ़ते हो, लाल बटा कक्का, ये चीज आपने पढ़ी होगी, तो देखो लाल बटा कक्का के अंदर क्या होता है, ये पहला मान होता है साइन का, दूसरा मान होता है कोस का, और फिजिक्स में अपन को जनरली ये 2 चीजें काम में लेनी होती है, ठीक है। लंब क्या होता है, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं हमेशा लंब। जो आपका आधार है, आधार को बाद में देखते हैं, जो कर्ण है, कर्ण होते हैं समकोण के सामने वाली भुजा, या जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, उसको हम बोलते हैं कर्ण। जो तीसरी चीज बच गई वो है आधार, तो इन 2 के अलावा जो बच जाए वो आधार होगा। अब देखना इस वाले त्रिभुज के अंदर आप लोग गौर से, ये कोण है थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये तो होगी लंब, ठीक है। ये वाली जो आपका कोण 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये होगी हमारे लिए कर्ण। ठीक इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज की मैं बात करूं तो ये कोण थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये होगी हमारी कर्ण, और ये वाली देखो जो तीसरी भुजा अपने आप बच गई, ये कौन सी होगी, आधार। अब देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, इन R1 और R2 का मान निकालने के लिए कुछ करूंगा। R1 क्या चीज है, A से P तक की डिस्टेंस है R1, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। तो देखना मैं इसको लिखता हूं AP, क्योंकि अपन को R1 चाहिए ना, R1 कौन है, A से लेके P तक की डिस्टेंस है। एक चीज आप लोग देखना,
ये जो आपकी ए डिस्टेंस है, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि जो डाइपोल होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो कि हम 2a मानते हैं बहुत ही छोटी होती है। डाइपोल की परिभाषा यही है, अति अल्प दूरी पर स्थित किन्हीं दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों के युग्म को हम कहते हैं डाइपोल यानी द्विध्रुव। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन में बहुत ही कम डिस्टेंस है, दोनों आवेशों के मध्य दूरी बहुत ही कम होती है, और ये तो मैं केवल आधी दूरी की बात करूं तो बहुत ही छोटी होगी। तो देखना जब ये दूरी बहुत ही छोटी सी है तो ये जो आपका चाप है ये भी बहुत ही, ये जो आपका लंब है ये भी बहुत ही छोटा सा होगा। अर्थात अगर मैं इस एपी रेखा को यहां से उठाकर यहां रखना चाहूं तो मुझे यहां पे रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कहने का मेरा मतलब क्या है कि आपकी जो एपी की लंबाई है लगभग उतनी ही बराबर किसकी लंबाई हो जाएगी, इसको मैंने देखो नाम नहीं दिया था, थोड़ी सी भूल होगी। इस पॉइंट को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको मैं सी नाम दे देता हूं, और यहां पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको डी नाम दे देता हूं। अब देखना दोबारा समझना मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इस एपी को मैं उठा के यहां से इस AC पर रख दो या आपके C पर और P पर रख दो, यानी ये जो रेखा है इसको उठा के यहां पे मैंने रख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग ये जो रेखा है ये इस रेखा की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, कोई समस्या इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार यहां पे भी ये क्या है, अति अल्प दूरी यानी बहुत ही छोटी सी दूरी है। तो जब इतनी छोटी सी दूरी है तो ये जो आपका लंब है ये भी बहुत ही छोटा सा होगा। यानी अगर मैं इस रेखा को यहां से उठाकर यहां पे रख दूं तो भी कोई खास अंतर नहीं आएगा। यानी जो आपकी बीपी रेखा है वो लगभग बराबर होगी आपकी डीपी रेखा की। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी थोड़ी सी भी शंका है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि मैंने हर एक छोटी छोटी जो बात है वो यहाँ पे क्लियर करते हुए आपको बताई है। 2 बार देखना, 3 बार देखना, 10 बार देखना, समझ में आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ, क्योंकि हमारे लिए तो बनी है। अब आगे बढ़ते हैं, दोबारा देख लो। चूंकि मैंने कहा है कि जो आपकी एपी है वो लगभग बराबर किसके है, सीपी के। क्यों है मैंने बता दिया। तो अब सीधा देखो मैं इसको काम में ले रहा हूं, मैंने कहा जो एपी है वो लगभग बराबर किसके है, सीपी के। और ये देखना आप सीपी बनी कैसे होगी, सीपी जो है वो 2 टुकड़ों से बन रही है। कौन से, सी से लेके ओ तक एक टुकड़ा, ओ से लेके पी तक दूसरा टुकड़ा। तो मैं इसको देखो क्या लिख सकता हूं, बराबर CO प्लस OP। देखना ये CO और यहां से OP। अब देखना यहां पर एक चीज एपी क्या चीज है जो हमें निकालनी है, यानी इसका मान कितना अपन सबको पता है R1 है। तो मैंने एपी की जगह तो रख दिया R1 बराबर, देखो हम इसके बराबर ही बात कर रहे हैं, CO। एक बार गौर से देखना ये CO क्या चीज है, देखो CO ये यहां से यहां तक की लेंथ है। अब अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको बताया था कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो जो बच के तीसरी भुजा ये होती है आधार। यानी जो भुजा हमें ज्ञात करनी है, जो साइड हमें चाहिए OC, वो क्या चीज है यहाँ पर, बेस है, आधार है। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसके अंदर बेस किस में आता है, लाल बटा का में से आधार को हम बेस बोलते हैं। ठीक है, यानी आधार बटा कर्ण। और आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, आप सभी जानते हैं, कोस थीटा का। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कोस थीटा बराबर क्या होता है तो आप बताओगे आधार बटा कर्ण, यानी जो आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहां से देखना आधार क्या चीज है, OC जो हमें निकालना है। तो OC बराबर, अगर मेरे को आधार का मान निकालना हो तो आधार क्या चीज है, OC बराबर, अगर इस कर्ण को मैं इस साइड भेजूंगा तो गुणा में आएगा कोस थीटा के। और ये जो कर्ण है, कर्ण ये वाली भुजा, और इसका मान कितना है, A है। यानी जब मैं इसको इधर भेजूंगा तो ये K इधर आ गया, और K का मान कितना है, यहाँ पर स्मॉल a अपन ने मान रखा है, और cos थीटा अपना होगा। यानी मैं OC की जगह क्या ले सकता हूँ, A cos थीटा। ये बात अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना, 110% आपको समझ में आएगी। यानी इस CO की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, या OC या CO एक ही बात है, A cos थीटा, कोई समस्या नहीं है। प्लस क्या है यहाँ पे OP। देखिए ना O से P तक की जो लेंथ है वो तो अपन को पता है डिस्टेंस कितनी है, R, जो कि हमने शुरू में मानी थी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया R, और ये आगे हमारे समीकरण नंबर 2। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पे ये और देखेंगे PB। चूंकि देखो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी A है बहुत ही छोटी डिस्टेंस है, ये जो आपका लंब है परपेंडिकुलर ये भी फिर बहुत ही छोटा सा होगा। तो अगर मैं इस साइड को यहाँ से उठा के इसके ऊपर रख दूँ तो लगभग एक दूसरे को ये कवर कर लेगी, ढक लेंगी, जैसे इसने इसको ढका था। ठीक है, तो अब मैं वहाँ पे देखना क्या लिख रहा हूँ, PB, यानी ये जो आपकी भुजा है PB, ये लगभग बराबर मैं किसके मान रहा हूँ, PD के। ये लगभग बराबर है आपके PD के। NCERT वाले देखो ध्यान देना, आपकी जो तरीका बुक के अंदर दे रखा बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है। ये वाला देखो जो तरीका है ये बहुत ही आसान है, वो तरीका जो आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा था, है ना, मैथ्स के अंदर जो 6th आपकी एक्सरसाइज थी वहाँ पर आपने पढ़ा था, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ।
तो मुझे पता है कि वहाँ पर क्या चीज़ है। तो आपने वो जो तरीका पढ़ा था वो आपके ये सेम टू सेम वही तरीका मैं अप्लाई करूँ जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था त्रिभुजों के बारे में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, आप इसको देखें। आपका जो बुक वाला तरीका है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा बड़ा है, ये शॉर्ट के अंदर एकदम ऑथेंटिक पूरी तरीके से सही है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। पीबी जो कि लगभग बराबर मैंने मान लिया पीडी के। अब देखने पीडी बना कैसे होगा। अगर मैं इस पीडी को लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या ये लिख सकता हूँ क्या, ओपी में से अगर मैं ये ओडी घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, पीडी बचेगा, कोई समस्या नहीं है। नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा से मेरी बातों को सुनना, 110% क्लियर होगा। यानी मैं इस आपके जो पीडी है इसको लिख सकता हूं, जो पीडी है ना, पीडी को लिख सकता हूं ओपी माइनस ओडी, ओपी माइनस ओडी, ठीक है। अब फिर से वही बात, पीबी कितना है अभी, पीबी है R2 जिसका की मान हमें चाहिए था, बराबर ओपी, देखना O से P तक की डिस्टेंस वही R, मैंने लिख दी यहाँ पे R, माइनस ओडी, देखना वही बात आ गई यहाँ पे OD। ये तो समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण होगी, ये कोण के सामने वाली भुजा ये तो होगी लंब, और जो तीसरी बच की जो हमें चाहिए वो कौन सी है, आधार। तो जैसे अभी भी अपन ने यहाँ पे आधार का मान निकाला था उसी के लिए एक cos थीटा, सेम टू सेम इसी प्रोसेस से आपके लिए यहाँ पर इस आधार OD का मान भी कितना आएगा, एक cos थीटा आएगा, निकाल कर देख लेना भले, यही सेम तरीका होगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ a cos थीटा। अब ये हमारे पास R1 का मान है, ये हमारे पास R2 का मान है, समीकरण नंबर देता हूँ उसको 3। अब हमें करना क्या था, हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था R1 माइनस R2 चाहिए था। यानी अगर मेरे पास R1 का मान है और R2 का मान है, दोनों को मैं घटाऊंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, R1 माइनस R2। तो निकाल लेते, देखते क्या आता है। तो मैंने किया समीकरण 2 और 3 से R1 माइनस R2 बराबर, देखना इसमें से मुझे घटाना है इसको, तो a cos थीटा है, ये यहाँ पर भी a cos थीटा है। जब मैं देखो a cos थीटा प्लस R में से घटाऊंगा किसको, R माइनस a cos थीटा को, तो देखना क्या आएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन थोड़े जने यहाँ पे से कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का जो निशान है उसका अदला बदला होगा क्योंकि अपन ब्रैकेट लगाएंगे, तो इसलिए मैं आपके सामने पूरे लिख देता हूँ। R1 का मान देखो मैं लिख रहा हूँ a cos थीटा प्लस R, ये किसका मान मैंने लिखा है, R1 का मान यहाँ पे लिखा है। अपन को R1 में से क्या करना है, घटाना है, किसको घटाना है, R2 को। तो R2 का मान देखना कितना है, ये रहा हमारे पास R माइनस a cos थीटा। अब जब हम देखना ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट खोलने पे क्या होगा, मैं यहीं पे इसी स्टेप में कर रहा हूँ, यहाँ पे तो देखो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन ये वाला जो माइनस है, ये जो R आपका पहले प्लस का था इसको तो बना देगा माइनस, और जो आपको पहले माइनस का a cos थीटा था उसको बना देगा प्लस का a cos थीटा। अब जैसे आप देखो घटाओगे तो देखो प्लस का R माइनस का R, ये तो दोनों कट जाएंगे, ये प्लस का a cos थीटा और ये भी प्लस का a cos थीटा दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और आपके पास जो R1 माइनस R2 है इसका मान क्या प्राप्त होगा आपको, R1 माइनस R2 बराबर आपको मिलेगा 2a cos थीटा, समीकरण नंबर 4 आ गया, ठीक है। कोई समस्या इसमें नहीं है, R1 माइनस R2 का मान आपने निकाल लिया। दूसरा क्या निकालना है आपको, R1 इंटू R2 का मान निकालना है। तो अब देखते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं फटाफट से। R1 इंटू R2 ये मिटा देता हूँ, बड़े कोई काम का है नहीं फिलहाल, तो इसलिए इसको हम भेज देते हैं स्वर्गलोक में, है ना, आप मत चले जाना। R1 इंटू R2 इतना भी हार्ड नहीं है, जो आप जाओ। R1 इंटू R2 करते, देखो R1 का मान ये रहा, R2 का मान ये रहा, तो मैंने लिखा R1 इंटू R2 बराबर, R1 का जो मान है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखना a cos थीटा प्लस R, दूसरा जो है इंटू R2 का मान ये रहा, कहाँ गया, ये रहा R माइनस a cos थीटा। अब देखना आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबने पढ़ रखा है क्लास 10th के अंदर, 9th में पढ़ा था, 8th में पढ़ा था। यहाँ पे देखना अगर इसको मैं a मानूँ, देखो इसको आगे पीछे लिख लूँ, थोड़ा सा आपकी दिक्कत नहीं है, तो r यहाँ पे पहले आ रहा ना, तो मैं यहाँ पे भी क्या लिख रहा हूँ, r को पहले लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस a cos थीटा। ये केवल और केवल आपको अच्छी तरीके से समझना है इसके लिए लिख रहा हूँ, बाकी अगर नहीं लिखे तो भी चलेगा। देखना यहाँ पे a अगर मैं r को मानूँ तो देखो r यहाँ पे भी है, यहाँ पे a cos थीटा, यहाँ पे भी a cos थीटा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो आप सभी ने देखो ये फॉर्मूला पढ़ रखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे a की जगह कौन है r, b की जगह कौन है a cos थीटा, तो ये फॉर्मूला जब अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो R1 इंटू R2 आपको क्या प्राप्त होगा, आर स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, फिर माइनस का निशान आता है, लो माइनस का निशान लगाया, फिर बी का स्क्वायर, बी कौन है, ये पूरा है ए cos थीटा, ये पूरा का पूरा किसकी तरह काम करेगा, बी की तरह, तो ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आ गया। पहले तो आपने निकाले R1 माइनस R2 का मान, अब आपने निकाले R1 इंटू R2 का मान, ये समीकरण नंबर हो गया हमारे 5। तो समीकरण 4 और 5 से समीकरण 1 में हम क्या रख देंगे, R1 माइनस R2 और R1 इंटू R2 का मान, और हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखो नीचे इतनी सी जगह बची है, इसके अंदर तो प्राप्त हमें हो नहीं पाएगा, तो मैं फटाफट इस ऊपर वाली जगह को
खाली कर देता हूँ ताकि हमारे काम आ जाए। तो देखना इसको रब करने के बाद खाली ये फॉर्मूला में रखना क्योंकि इसके अंदर हमें मान रखना है। और ये भी देखो थोड़ा सा यहाँ तक मैं साफ कर देता हूँ, इतने में हमारा आ जाएगा। R1 ये वाला मान मिटा देगा अपन, लेकिन मेरे को याद है कितना था, देखो R1 माइनस R2 था 2a cos थीटा। ये समीकरण नंबर हमारी थी 4। अब देखना इस फॉर्मूले के अंदर, और ये फॉर्मूला किसके बराबर था, v के बराबर ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमें रखना है मान। तो मैंने देखा v बराबर KQ तो पड़ा है बाहर, अंदर मान रखूंगा पहले R1 माइनस R2 का, जो कितना है 2a cos थीटा। ठीक है, ये इसका मान है, बटा R1 इंटू R2 का मान कितना है, ये रहा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखना गौर से एक बात मेरे सुनना, समीकरण 5 तो आ गई, इसको मैं समीकरण 6 दे देता हूँ। अब मेरी जो बात है बड़ी गौर से आपको सुननी पड़ेगी। अपन ने शुरुआत में कहा था कि जो आपका द्विध्रुव होता है, दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है 2a बहुत ही कम होती है। तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, कोई बहुत ही छोटी सी संख्या का आप स्क्वायर करोगे, देखो आपके सामने कंपैरिजन करने के लिए एक तो लिख देता हूँ 20, एक लिख देता हूँ 0.2। छोटी संख्या कौन सी है, ऑब्वियसली 0.2 है। अब मैं दोनों का स्क्वायर करूँ, एक तो मैं करूँ बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर, एक करूँ छोटी वाली संख्या का स्क्वायर। देखना इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर आएगा 400, यानी बड़ी संख्या जो उसका वर्ग भी बहुत बड़ा आता है। और छोटी संख्या का देखो मैं अगर स्क्वायर करता हूँ तो उसका स्क्वायर मेरे को प्राप्त होता है 0.04, यानी पहले तो ये संख्या छोटी थी, स्क्वायर करने से और भी ज़्यादा छोटी होगी। अब सेम टू सेम काम अपने देखो यहाँ पे है, R तो पहले से अपन ने कहा था बहुत बड़ा होता है, तो R का स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक है चीज़ बहुत ही छोटी सी दूरी है, तो जब इतनी छोटी सी दूरी का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। और जब कोई बड़ी संख्या में से अपन बहुत ही छोटी सी संख्या घटाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता खास। पूरे भरे हुए समुद्र में से अगर अपन एक लोटा पानी का निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से अगर इस R स्क्वायर में से ये छोटी सी संख्या हम घटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कई नादान चंचल बालकों के मन में एक बात आ रही होगी कि सर साथ में कोस स्क्वायर थीटा भी तो है, इसके कारण कुछ नहीं होगा क्या? होगा। कोस का अधिकतम मान कितना हो सकता है आप खुद बताओ मुझे। तो कोस का अधिकतम मान ही 1 है, तो आप इस a का मान कितना भी बड़ा क्यों ना कर लो, लास्ट में जो कोस है इसका अधिकतम मान ही 1 होगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो आप गुणा करोगे तो 1 से गुणा होकर वो संख्या उतनी रहेगी, यानी बढ़ तो नहीं सकती। कोस का छोटा मान हो सकता है, तो जब छोटी संख्या है पहले से a स्क्वायर और फिर इसको और भी छोटी संख्या से गुणा करोगे तो आपकी संख्या और भी ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो कभी भी ना इस a स्क्वायर का जो मान है वो जितना a स्क्वायर का मान होगा ना, या कोस का जो मान है 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो हमेशा ये दोनों राशि का जो मान है बहुत छोटा सा होगा। और आप जो छोटी सी संख्या को, छोटी सी राशि को R स्क्वायर में से घटाओगे तो R स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, चूंकि R स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन a स्क्वायर, इसलिए हम इस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं, नेग्जिबल अपन मान देंगे इसको और यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। क्या बचेगा हमारे पास, देखना v इक्वल्स टू के क्यू, अंदर हमारे पास बचा 2a cos थीटा बटा R स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ये देखो आगे जो एक्स्ट्रा चीज़ है इसको मैं फटाफट से साफ कर देता हूँ ताकि हमारे बीच में अड़चन न दे। अब देखना थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाते हैं। v बराबर, क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 2aq, देखो सारे ऊपर वाले गुणा में होते हैं आपस में, तो मैंने लिखा देखो 2a पहले लिख दिया फिर q लिख दिया और ये k cos थीटा यहाँ पे पड़ा है। या एक सेकेंड, k जो है इसको पढ़ा रहने दो, 2aq जो है इसको मैं एक साथ एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ और cos थीटा जो है इसको अपन ने पढ़ा रहने दिया बटा R स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है। अब देखना आपकी जो बुद्धि है उसको थोड़ा सा दौड़ाना, और हमने जो पहले एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर हमने बात की थी बल आघूर्ण की, जो टॉर्क था डाइपोल मोमेंट के कारण, उसके ऊपर ने बात की थी, उसको ऊपर ने दर्शाया था P से, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी एक सदिश राशि थी और इसका जो मान है वो हमने देखा था 2aq के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर ये जो 2aq है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P, यानी आपके बल आघूर्ण के रूप में इसको लिख सकता हूँ। अर्थात अपना जो फॉर्मूला बन गया k p cos थीटा बटा R स्क्वायर। और यही क्या है आपके लिए, किसी द्विध्रुव के कारण दूरी R पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का मान एक द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, तो ये चीज़ थी जो हमें आज ज्ञात करनी थी और ये हमारा फाइनल जो टर्म है वो निकल कर आता है जो हमने ज्ञात किया। अब देखना इसमें कुछ एक आपको एक दो केस पर मैं बताता हूँ, 2 केस अपन बात कर लेते हैं, 2 केसों की अलग अलग, कि आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि यदि कोई विद्युत द्विध्रुव है, कोई डाइपोल है,
तो आपका जो कोई पॉइंट आपको दे दिया जाए, अगर वो पॉइंट इस डाइपोल की जो एक्सिस है यानी इसकी जो अक्ष है उस पर स्थित हो, तब आपके जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यानी विद्युत विभव है इसका मान कितना होगा। दूसरा आपसे ये भी पूछते हैं कि अगर वो जो पॉइंट है P वो इस डाइपोल की जो आपके ये इक्वेटोरियल है यानी जो निरक्ष है इसके ऊपर स्थित हो, तब उस स्थिति के अंदर आपके विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा। तो इन दोनों ही बातों के लिए हम देखो इसको यहाँ पे देखते हैं। अब सपोज करना आप लोग खुद ही मुझे बताएंगे, मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि जो उत्तर वो आप मुझे खुद दे देंगे, मुझे इतना विश्वास है। अक्ष की मैं बात करूं तो अक्ष क्या होता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये बिल्कुल से जो सीधी क्षैतिज रेखा होती है इसको अपन अक्ष बोलते हैं। इसके अक्ष पर मान लो कोई बिंदु मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर कोई बिंदु लूंगा तो इस आवेश के कारण मान लिया कि माइनस क्यू की तरफ, तो इस साइड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और सेम ये प्लस क्यू आवेश है तो इससे बाहर की ओर यानी इस साइड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। दोनों ही केसेस के अंदर आपने देखो क्या देखा, जो विभव होगा तो इसको मैं यहाँ से मिलाऊंगा और इसको मैं यहाँ से मिलाऊंगा, ऐसे तो निकालूंगा। अर्थात जो आपकी जो अक्ष है आपकी, इस पर बनने वाला कोण कितना है भाई, बनने वाला कोण 0 डिग्री है। भाई ये जो अपने कोण लिया था, इस कोण का ही तो नाम यहाँ पे कोस थीटा के रूप में आ रहा है। ये जो थीटा है ये किससे बना था, आपकी जो अक्ष थी द्विध्रुव उसी से तो बना था। अब चूंकि जो बिंदु है आपका P, ये मैंने इसकी अक्ष पर ही ले लिया, तो बनने वाला कोण कितना है भाई, 0 डिग्री है। और आप सभी जानते हो, अगर मैं यहाँ पे कोस थीटा में थीटा की वैल्यू को 0 रख दूंगा, देखो यहाँ पे केस बना देता हूँ मैं आपको ताकि और अच्छा रहे। केस फर्स्ट, जो केस फर्स्ट है वो किसके लिए, यदि बिंदु जो आपका P है, P अक्ष पर ही हो। देखना अगर ये बिंदु अक्ष पर ही हो, अगर ये बिंदु अगर अक्ष पर ही होगा ना, तब उस स्थिति के अंदर हम लोग देखो क्या मानेंगे, थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री होने के कारण जैसे मैं यहाँ पे कोस के अंदर मान रखूंगा 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री की वैल्यू आप सभी जानते हो कितनी होती है, 1। अर्थात आपका जो V है वो कितना आएगा, V बराबर KP/r², जो कि क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि कोस का जो अधिकतम मान है वो कितना होता है, 1 होता है। अर्थात अगर कोई बिंदु जो आपका डाइपोल है उसकी एक्सिस के ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में जो विभव का मान, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान है वो मैक्सिमम होगा, सर्वाधिक होगा। ठीक है, तो आपसे यदि कोई पूछ ले भविष्य में कि अगर कोई बिंदु अक्ष पर है तो उस पर विभव का मान कितना होगा, तो आप बताओगे अधिकतम होगा, KQ/r² होगा, KP/r² होगा। दूसरा केस अपन लेते हैं, केस नंबर सेकंड। देखो केस नंबर सेकंड में हम लोग क्या मान रहे हैं कि मान ले वो जो बिंदु है इस द्विध्रुव की किस पर है, निरक्ष पर है। अब ये जो पॉइंट P यहाँ पर निरक्ष पर है, तो ऐसी स्थिति में देखो यहाँ पर बनने वाला कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और आप सभी जानते हो थीटा 90 डिग्री है तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। और कोस का जो न्यूनतम मान है वो कितना है, 0। देखो -1 न्यूनतम नहीं है, वो है तो -1 है, तो वो 1 ही मान तो अधिकतम है, लेकिन दिशा उसकी अलग है, इसलिए इसको अपन -1 बोलते हैं, उसको अधिकतम ही मानेंगे। ठीक है, अपन न्यूनतम कौन होगा, 0 होगा। अब ऐसी स्थिति में देखना, जब आप कोस 90 बराबर 0, जब आप यहाँ पे 0 रख दोगे तो 0 से गुणा होकर ये भी पूरा 0, r² का भाग 0 में लगा हो तो भी 0, यानी आपका जो V है वो पूरा कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। और ये क्या होता है, मिनिमम मान होता है। तो ये आज अपन ने देखा कि किसी द्विध्रुव के कारण जो डाइपोल है उसकी अक्ष पर या निरक्ष पर या फिर किसी भी बिंदु पर अगर कोई बिंदु आपको P दे दिया जाए जो r थीटा स्थिति पर हो, तो उस पर विद्युत विभव का मान कितना होगा और कैसे अपन उसको ज्ञात करेंगे, आज वाला जो डेरिवेशन है ये हमें सब कुछ बता रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो बिल्कुल आप सभी शाबाशी के पात्र हैं। परसों आपका टेस्ट होगा, एक्चुअली जो टाइम है, चलो ठीक है, वही 12 से 1 अपन रख लेंगे। ठीक है, दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपको जो टेस्ट होगा वो होगा। और जैसा कि मैंने कह दिया था कि इस टेस्ट के अंदर आपको जो चैप्टर नंबर ये वाला चल रहा है अपना विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी से सारे जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे। न्यूमेरिकल भी जो मैंने कल वाले आपको वीडियो में करवाए थे वो न्यूमेरिकल भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे एक आध। तो इसलिए जमकर तैयारी करना, शानदार तरीके से आपका जो रिजल्ट है वो तैयार होगा। और इस बार किसी को शिकायत का मौका मैं नहीं दूंगा, ऐसी मेरी कोशिश, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। फिलहाल देखो गर्मी जो है इतने चरम पर है कि मुझे बोला नहीं जा रहा हूँ, उससे पूरा तरबतर हो रहा हूँ पसीने से। तो लेता हूँ फिलहाल, तो अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए रख रहा हूँ ध्यान। जय हिंद, वंदे मातरम।